आइए हम लोग अब देखें क्लास 9th का। किसका देखेंगे? क्लास 9th का केमिस्ट्री। और पढ़ा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4 का हम लोग कैवा पार्ट पढ़ा रहे हैं? दूसरा पार्ट। आप लोग यहाँ पर हैं? तो चलिए हम लोग अब 9वां क्लास में पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ाए थे रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ा रहे थे, याद है आप लोगों को? क्या पढ़ा रहे थे? रदरफोर्ड का प्रयोग। देखते चलिए, रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि एक सोने के पतला पत्थर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सोने का पतला पत्थर ले लेना है इस तरह से, ठीक है ना। और ये हो गया रेडियम का धातु। ये क्या हो गया? रेडियम का धातु। रेडियम का धातु आपको ले लेना है। और रेडियम के धातु से हम लोग क्या करेंगे, है ना, सोने के पतले पत्थर पर, किस पर? सोने के पतले पत्थर पर प्रहार करेंगे। और इससे क्या निकलेगा आपको? तो इससे निकलेगा आपको अल्फा किरण। कौन सा किरण निकलेगा? अल्फा किरण निकलेगा। समझ में आ रही है बात? तो अल्फा किरण इस तरह से निकलता है, समझ में आ रही है ना। और ये किरण ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है कि नहीं? तो हम लोग देखते हैं कि अधिकांश अल्फा कण बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रोक के इस सोने के पतले पत्थर को सीधे क्या कर जाता है? पार कर जाता है। देख रहे हैं, ये सब पढ़ाए होंगे आप लोगों को। आप देखिएगा, एकदम सीधा सीधी पार कर जाता है, कहीं से कोई रोक टोक नहीं होता और पार कर जाता है ना। यहाँ पे आप सभी को रेडियम धातु है, इससे अल्फा कण बाहर निकलता है। कौन सा कण बाहर निकलता है? अल्फा। और जब फिर इसमें हम, है ना, कुछ अल्फा कण को हम देखते हैं कि ऐसे तो जाता है ना, यहाँ पे टकराता है, ऐसे तो ये बेचारा जाता है, यहाँ पे टकराता है, और टकराने के बाद जो है वह अधिक कोण की सहायता से ऐसे मुड़ जाता है। कुछ अल्फा कण, है ना, कुछ अल्फा कण ऐसे जाने के बाद टकराता है और अधिक कोण की सहायता से मुड़ जाता है। और एकाध लाख में एकाध गो कण ऐसा होता है जो कि यहाँ से निकलता है और सीधा यहाँ पे जाता है, और यहाँ पर गया और जाने के बाद पुनः इसी रास्ते वो क्या हो जाता है? लौट जाता है। इसी रास्ते वो क्या हो जाता है? लौट जाता है। ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्या है? रेडियम धातु। क्या है ये? रेडियम धातु। ये वाला क्या है भैया? अल्फा कण। और ये क्या है? सोने का पत्थर, है कि नहीं? तो इतना बात हम लोगों ने देखा था। हम लोग इसके पहले वाला पार्ट में सब पढ़ा चुके हैं, समझे कि नहीं? तो क्या देखा गया था? तो पहला बात देखा गया था, पहली बात क्या देखा गया था, है ना, कि अधिकांश किरण सोने के पत्थर से सीधे निकल जाते हैं। यहाँ देखिए ना यार, अधिकांश जो है, अधिकांश कण, अधिकांश अल्फा कण, कौन सा कण? अधिकांश अल्फा कण सोने के पत्थर को, सोने के पत्थर को, सोने के पत्थर को क्या कर जाता है? सीधे निकल जाती है। सोने के पत्थर को सीधे पार कर जाती है, सीधे पार कर जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा सब निकल गया, वैसे ही बोलबे नहीं करता है, निकल जाती है ना। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि, इससे पता चलता है कि भैया काहे निकल जाता है? तक एकदम जगह खाली है तब न निकल जाता है, कोई रोकने वाली वस्तु वहां पर नहीं है। तो इससे पता चलता है कि, है ना, यानी कि अधिकांश भाग इसमें क्या है? खाली है। अधिकांश भाग क्या है? खाली है। अधिकांश भाग खाली बोले तो रिक्त है ना। अधिकांश भाग क्या है? रिक्त है। ये क्लियर हो गया आप लोगों का? दूसरा हम लोगों को क्या पता चला? अब देख लीजिए, परमाणु में धनात्मक आवेश है। जो परमाणु है, परमाणु में कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि कह सकते हैं कि प्रोटॉन, है ना। धनात्मक आवेश, या उसको क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन, है कि नहीं? प्रोटॉन परमाणु के मध्य में होता है। परमाणु के कहाँ होता है? मध्य में होता है। इसलिए तो टकराया तो भाग नहीं पाया,
लौट गया। यहाँ पे प्लस चार्ज है तभी ना सटाया, इसको नहीं लौटा दिया, है ना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु के मध्य में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो यहाँ से एगो चीज याद रखिएगा, है ना, कि नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। तो याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि परमाणु में नाभिक होता है, तो नाभिक की जो खोज है, तो यह खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। समझ में आ गई बात है? इसको नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रही है ना बात है? अब देख लीजिए, अब इसमें क्या चीज और मिला, तो और ये बात मिला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सब बात किसने बोला? रदरफोर्ड ने। किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला। समझे कि नहीं? तो रदरफोर्ड इतना बात को बताया, लेकिन रदरफोर्ड कुछ गलती क्या किया है ना, जिसकी वजह से इसके मॉडल को त्याग दिया गया है। उसने गलती क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ नाभिक जो है से चक्कर अगर लगाते रहेंगे, तो वो एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। ऊर्जा का क्या हो जाएगा? ह्रास। और वह जो है ना, ह्रास होने की वजह से जो है से उसका चक्कर लगाना एक समय ऐसा होगा कि बंद हो जाएगा। समझे कि नहीं? और चक्कर लगाते लगाते ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके नाभिक में जो है ऊर्जा के ह्रास होने के कारण, जैसे ही ऊर्जा का उसका ह्रास होगा, तो ह्रास होने के कारण जो है नाभिक में दूसरे, माने यहाँ पे नाभिक है, उसमें कूद जाना चाहिए, है ना। उसमें क्या हो जाना चाहिए? कूद जाना चाहिए। जो नाभिक बनाए हैं, है ना, इसके बीच में नाभिक होता है, और इसका इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर, मान लिया कि यहाँ पे नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो उसके ऊर्जा का ह्रास होगा, और ह्रास होने के बाद वो इसमें आके गिर जाएगा। वो इसमें आके क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, है कि नहीं? और परमाणु का नाश हो जाना चाहिए था। परमाणु का क्या हो जाना चाहिए था? नाश हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इस बात को ये समझा नहीं पाए रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोटॉन का चक्कर काटते रहता है। इस बात को वो नहीं समझा पाए, और वो जो चक्कर काटते हैं, क्या वो कहाँ पे काटते हैं, ये बात को भी उन्होंने नहीं बताया। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी नहीं दिया, जिसकी वजह से, है ना, ये तो बताए, लेकिन इनकी पूरी बात से लोगों ने सहमत अपने आप को नहीं कर पाया। ये लोगों को समझाने में विफल हो गए। ये लोगों को समझाने में क्या हो गए? विफल हो गए कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर काटेगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर चक्कर काटते काटते गिर नहीं काहे जा रहा है ना। कौन इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? कोई कक्षा है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? ये सब सारे चीजों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा नहीं पाए, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये हटा दिया गया। रदरफोर्ड का मॉडल हटा दिया गया। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले इनका दोष लिख लीजिए कि इन्होंने क्या क्या बातें लोगों को समझा नहीं पाए। तो देखिए, तो अगर मान के चलिए कि अगर आप प्रयोग कीजिएगा और अगर आपका सही ढंग से आप उसको बता नहीं पाइएगा, तो उसको दोष कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? दोष। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे रदरफोर्ड, है ना, के परमाणु मॉडल के दोष। अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। परमाणु का ना मॉडल दिया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। तो दोष समझ लेंगे। तो देखिए ध्यान से, दोष कैसे समझेंगे? तो दोष समझने के लिए आपको जो बतिया हम बोले हैं, इस बतिया को लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? तो इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर, अभी लिखिए मत, समझिए। पहला दोष क्या था इनका? तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक जो है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक, इलेक्ट्रॉन का नाभिक, तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, है ना, का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने पर, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने पर, चक्कर लगाने पर, अगर कोई भी, जैसे आप ही हैं,
अब किसी का चारों ओर चक्कर लगाइएगा, वो गौ माता है ना अभी जो चारों ओर चक्कर लगा रहे, पूरा नेट पर छाया हुआ है, इंटरनेट पर वायरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि वो खेत है, उस खेत का चारों ओर चक्कर लगा रही है वो गौ माता, अभी देखे हैं मोबाइल में, है ना, पूरा भी दे रहा है वो, तो चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाएगा तो एक समय आएगा ना कि जैसे आप ही को कह दिए कि चक्कर लगाते रहो मंदिर के चारों ओर से, तो हरास हो जाएगा ना, ऊर्जा का हरास हो जाएगा ना, और ऊर्जा का हरास होगा तो गिर के बैठ जाइएगा ना। अरे आप आराम कीजिएगा ना जी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो लगाने पर क्या हो जाता है, उसमें ऊर्जा का ह्रास होगा कि नहीं होगा। तो ऊर्जा का लगाने पर ऊर्जा का, है ना, ऊर्जा का ह्रास होने पर, ऊर्जा का ह्रास होने पर, अगर ऊर्जा का ह्रास होगा तो होने पर वह क्या हो जाएगा, उसको नाभिक में कूद जाना चाहिए, उसको नाभिक में क्या हो जाना चाहिए, ह्रास होने के कारण, ह्रास होने के कारण, है ना, इलेक्ट्रॉन को, है ना, उसके नाभिक में, उसे नाभिक में, नाभिक में कूद जाना चाहिए, नाभिक में क्या हो जाना चाहिए, कूद जाना चाहिए। जैसे आप ही लोग थक हार जाइएगा तो पर बैठ जाना चाहिए, समझे कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ह्रास अगर हो रहा है ऊर्जा का, तो उसको कूद जाना चाहिए और परमाणु का नाश हो जाना चाहिए, और परमाणु का क्या हो जाना चाहिए, नाश हो जाना चाहिए, परमाणु का नाश हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात है, परमाणु का नाश हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बात को नहीं, कौन है निकल रहे हैं, तो हो गया, ह्रास हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या इस बात को समझा पाए थे, नहीं समझा पाए थे, रदरफोर्ड ने इस बात को समझा नहीं पाया था, इस बात को नहीं बता पाया, इस बात को, इस बात को नहीं समझा पाए, समझे कि नहीं। तो नहीं समझा पाइएगा तो आप जिस बात को नहीं समझ पाइएगा तो उसको आप त्याग दीजिएगा, उसको आप क्या कीजिएगा, त्याग दीजिएगा। तो रदरफोर्ड ने, है ना, क्या किया, रदरफोर्ड ने ये जो बताया कि इसमें नाभिक है, नाभिक की तो खोज इन्होंने कर दिया, बोल नहीं रहे आप लोग, नाभिक का तो इन लोगों ने खोज कर दिया, समझे कि नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है कहाँ, बंद कीजिए ना जी लिखना, है ना, नाभिक के चारों, बंद कीजिए ना उसको जी, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह रहा है ये बात नहीं समझा पाए। और अगर चक्कर लगाएगा, कोई भी व्यक्ति अगर चक्कर लगाएगा या कोई भी चीज चक्कर लगाएगा, तो एक बार चक्कर लगाते लगाते क्या हो जाएगा, ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, और ऊर्जा का जब ऐसा होगा कि ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ मान लिया कि चक्कर लगा रहा और गिर गया, तो गिर गया तो नाभिक में जाके गिर जाना चाहिए, नाभिक में क्या हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। लेकिन इस तरह, और जब गिरेगा तो इसका मतलब कि उसका ह्रास हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, नाश हो जाएगा उसका। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इस बात को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। पहला दोषी हो गया। दूसरा दोषी इनका क्या था, दूसरा चीज ये क्या नहीं समझा पाए, है ना। तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए ध्यान से, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है ना। कोई कक्षा है अगर, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स्ड होनी चाहिए, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन है या कितना इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इस बारे में भी कुछ नहीं बताया, इस बारे में भी, इस बारे में भी कुछ नहीं बताया। कौन, रदरफोर्ड, नहीं बताया, कुछ नहीं बताया कि हमको भैया किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी दिया, समझे कि नहीं। तो ये दोनों दोष की वजह से परमाणु का यह मॉडल जो है रदरफोर्ड के जो द्वारा दिया गया था, है ना, इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि एक नया वैज्ञानिक, जब तक नया वैज्ञानिक नहीं आया, क्योंकि ये घटना 1911 की है, यह घटना कब की है, 1911 की है, समझे कि नहीं। तो 1911 की घटना है, लेकिन इस बात को समझाने में विफल हो गए। तो नील्स बोर नामक एक वैज्ञानिक है, कौन वैज्ञानिक है, नील्स बोर,
याद रखिएगा। उसने कहा कि ये चीज को हम समझाएंगे, ये सब सारे चीज को हम समझाएंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में है ना पूरा चिट्ठा खोल करके हम बताएंगे। तो कहा कि ठीक है बताइए। तो नील्स बोर आया तो उसने अपना एक परमाणु मॉडल दिया, उसने अपना एक क्या दिया, परमाणु मॉडल। तो उसको हम लोग बोलते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं, नील्स बोर का परमाणु मॉडल उसको बोला जाता है। समझे कि नहीं। कब आया ये, जब रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो लोगों तक समझ में नहीं आया, तब इसने कहा। तो इसने बताया बहुत सारी बातें, और इसने इतना बढ़िया बढ़िया बातों को बताने का काम किया कि हम लोग जो है इसका बहुत सारी चीजों को आज भी फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ जो बातें थी है ना, इसका भी है ना कुछ दोष था, जिसकी वजह से है ना इसके भी पूरे तरह से परमाणु मॉडल को हम लोग नहीं रखे, है कि नहीं। और हम लोगों में है ना दिक्कत होने की वजह से कुछ और वैज्ञानिक आए जिन्होंने पूरी बातों को स्पष्ट करके फिर धीरे धीरे करके हम लोगों को समझाया। तो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था, नील्स बोर के परमाणु मॉडल में इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, कहाँ रहता है, हम आपको बढ़िया से समझा रहे हैं। तो चलिए इन्होंने क्या क्या बातें कही है इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो इन्होंने कहा पहली बात कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। सबसे पहले आपको याद होगा कि है ना जे थॉमसन ने क्या कहा था कि भैया तरबूज है, तरबूज जो है उसका लाल जो गुद्दा है उसको समझ लीजिए कि वो प्रोटॉन है, और उसमें जो बीज धंसा हुआ है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो वही बात खंडन हुआ कि नहीं हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं खरबूजा मॉडल कहते थे। तो उसी को सुधारने के लिए आया था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने भी कुछ बातें बताई और नाभिक का आविष्कार किया इन्होंने, है ना। इसने क्या किया, नाभिक का आविष्कार किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी नहीं देने की वजह से है ना इनके भी मॉडल को हटा दिया गया। अब आए हैं नील्स बोर और इलेक्ट्रॉन के बारे में ये अपनी क्या राय दे रहे हैं, सो समझिए। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है अपने परमाणु के है ना, अपने परमाणु के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले है ना, एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं या चक्कर लगा रहे हैं। ये बात किसने बताया, नील्स बोर ने। इसीलिए ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने इस बात को कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो लोगों ने सवाल उठाया कि अगर कोई भी व्यक्ति चक्कर लगा रहा है, जैसे गौ माता धरती का अगर चक्कर लगा रही है ना, खेतवा का चक्कर लगा रही है, तो कुछ समय के बाद वो थक जाएगी। कोई भी आज आप ही को कहे कि मंदिर का चक्कर लगाते रहते, चक्कर लगाते 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 एक समय तो आएगा ना जब आप थक जाइएगा। आप थकिएगा तो बैठिएगा कि नहीं बैठिएगा। लेकिन ऐसा हो काहे नहीं रहा है, ये बात को रदरफोर्ड ने नहीं समझाया था, लेकिन ये समझा दिया। कौन, नील्स बोर ने। नील्स बोर ने क्या कहा, नील्स बोर ने कहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा इसने क्या कहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, समझे कि नहीं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के चारों ओर, अपने परमाणु के चारों ओर, और यही चीज को समझना है। अगर इस चीज को समझ लिए तो आप आधा केमिस्ट्री की जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, जिंदगी भर आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहीं पे सबसे ज्यादा रखिए, और ये जब समझ में आ जाएगा, देखिए ये जो चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है 9th क्लास का, ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये आ गया बढ़िया से तो समझ लीजिए कि आधा केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक आप लोग समझ में आ जाइएगा। पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगा, समझे कि नहीं। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, कितना तत्व है, 118 तत्व समझ में आइएगा। और अगर ये सब चीज नहीं समझ में आया तो आप जिंदगी भर कमजोर के कमजोर रह जाइएगा। तो इसलिए इसको बहुत बढ़िया से, इस चैप्टर को बार बार हमने कहा है कि बहुत अच्छे से समझिए, समझे कि नहीं। तो अब समझिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के है ना चारों ओर है ना एक निश्चित माने उसका एक निश्चित है, और कैसा है, ऊर्जा वाले वृत्ताकार परत है, निश्चित ऊर्जा वाले, ऑलरेडी ऊर्जा है उसमें, ऊर्जा वाले वृत्ताकार। ऐसा नहीं है कि चरखूट वाला में नहीं, कैसा पथ है उसका, वृत्ताकार है। कैसा है उसका, वृत्ताकार पथ है ना। तो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं,
आ गया समझ में? वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, इसीलिए कभी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। अब बताइए, अब काहे नहीं ऊर्जा का ह्रास होता, समझ में आ गया? इसलिए कभी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो इन्होंने पहली बात बता दिया कि ऊर्जा का ह्रास क्यों नहीं होता है, इसके बारे में समझा दिया, समझे कि नहीं? दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, दूसरी बात इन्होंने कहा है ना कि उस ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ को हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षा बोलते हैं। वो जो वृत्ताकार जो पथ है बना हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और वह वृत्ताकार जो पथ है वह ऊर्जा ऑलरेडी उसमें भरा हुआ है कि नहीं? एकदम ऊर्जा उसमें, ऊर्जा से लबरेज है ना? तो ये बात को उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इसको हम लोग कक्षा के नाम से बोलेंगे। किस नाम से बताएंगे हम लोग? कक्षा के नाम से। तो हम लोग इस बात को भी लिखेंगे कि उस ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, याद रखिएगा। और तीसरी बात इन्होंने क्या बताया, इन्होंने तीसरी बात क्या बताया, ध्यान से समझिएगा। तीसरी बात इन्होंने बताया है ना कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदता है, इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदता है, तो जब वह बाहर वाले कक्षा में कूदेगा, बात समझिएगा, जब वह कहां कूदेगा, बाहर वाले कक्षा में कूदता है, तो ऊर्जा का यहाँ पे अवशोषण होगा, ऊर्जा ज्यादा लगेगा, समझे कि नहीं? बाहर जाने में ऊर्जा क्या लगेगा? ज्यादा, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण होगा। लेकिन अगर वह किसी कक्षा में कूद है और अगर आपने अंदर वाले कक्षा में कूदेगा, उससे भी अंदर वाले कक्षा में कूदेगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। समझ में आई बात है? तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ये बात को भी उन्होंने बताया, किसने? नील्स बोर ने। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा में, इसको बताएंगे हम उदाहरण देकर के भी, है ना, उदाहरण देकर के भी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से, है ना, कैसे? एक कक्षा से दूसरे कक्षा में, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदता है, दूसरे कक्षा में कूदता है, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में। मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये है, ये कक्षा है वृत्ताकार, इस तरह से क्या है? कक्षा बनाया हुआ है, ध्यान से समझिए। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, ये कूद सकता है, अंदर में भी कूद सकता है और बाहर में भी कूद सकता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन में भी कूद सकता है ना। तो जब ये कूद करके यहाँ आ गया, जब इलेक्ट्रॉन कूद करके दूसरी कक्षा में चला गया, और किस कक्षा में गया? बाहर वाले में। कहाँ गया? बाहर वाले में। तो देखिए, जैसे ही यह बाहर वाले में जाएगा, तो यह अपने प्रोटॉन से, यानी कि यहाँ पर जो प्रोटॉन है उससे कहाँ जा रहा है? नाभिक से कहाँ जा रहा है? दूरी पर जा रहा है। ये अगर यहाँ से यहाँ कूदेगा तो ये नाभिक से दूर जा रहा है कि भीरू आ रहा है? तो नाभिक से दूर जा रहा है। तो जो जितना नाभिक से दूर जाएगा, जो जितना नाभिक से कहाँ जाएगा? दूर जाएगा, तो वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा, यानी कि उसको कूदने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। उसको कूदने के लिए क्या है? ऊर्जा की जरूरत है। जैसे आपको अगर पहाड़ पर चढ़ना है, तो जमीन से आप कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। जमीन से कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। ये 12वीं क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ना है इसको, समझे कि नहीं? तो अगर आप पहाड़ पर जा रहे हैं, तो पहाड़ पर अगर आप जा रहे हैं तो आप पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, तो ऊर्जा का ज्यादा ना प्रयोग करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप ऊपर हैं और जमीन पर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो आपको कम ऊर्जा होगा और ऊर्जा बल्कि मिलेगा। आप चलना चाहिएगा 2 डेग तो चला देगा 5 डेग नहीं, क्योंकि आपको ऊर्जा क्या हो रहा है? मिल रहा है। समझ में आ गई बात है? तो ठीक उसी प्रकार से है कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदता है, क्या करता है? कूदता है। तो जब वह बाहर है ना, जब वह बाहर वाले कक्षा में कूदता है, जब वह बाहर वाले कक्षा में कूदता है ना, क्या करता है? कूदता है। तब क्या होगा? तब बताइए क्या होगा? तब वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। तब वह
ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा उसको और चाहिए, ऊर्जा पूरा खींचेगा, अवशोषण करता है। समझ में आ गई बात? ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब यहां से कूद करके अंदर वाला में आया, कहां गया? अंदर वाला में। जब वह कूद कर अंदर वाले कक्षा में आता है, अंदर वाले कक्षा में आता है, अंदर वाले कक्षा में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अच्छा, ये सब बात बता के रहा है नील्स बोर, उत्सर्जन करता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपने दूसरी बात आपने सीखा। अब देख लीजिए इसका ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात समझ लीजिए इसकी। चौथी बात क्या है? इसने कहा, इसने यह स्पष्ट कर दिया कि जैसे देखिए, मान के चलिए कि बीच में तो नाभिक होता है, ये बात तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। किसी भी परमाणु के, मुंह से बोलिए, किसी भी परमाणु के बीच में नाभिक होता है, यह बात किसने बता दिया था? रदरफोर्ड ने। तो इसमें तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, ये बात बताया था उसने। लेकिन वृत्ताकार पथ होता है, ये बात नहीं बताया था। वृत्ताकार पथ होने की बात किसने कहा? नील्स बोर ने। और वृत्ताकार जो पथ होता है, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि इसमें 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नहीं। इसमें जो है दुनिया का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नहीं। उसने ये भी बताया कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि उसने कक्षा के बारे में बता दिया। जैसे मान के चलिए कि ये पहली कक्षा हो गया, ये दूसरी कक्षा हो गया, ये तीसरी कक्षा हो गया, इस तरह से। और उस समय जो बताया था, मात्र 4 ही कक्षा के बारे में बताया था नील्स बोर ने। कितनी कक्षा के बारे में? 4 कक्षाओं के बारे में बताया था, है ना। उसने कितना कक्षा के बारे में बताया था? 4 कक्षा के बारे में। तो उसने कहा कि प्रत्येक कक्षा में, देखिए ध्यान से, प्रत्येक कक्षा में पूछा गया कि सर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रत्येक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो उसने एक फार्मूला दे दिया। जैसे मैथ में फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसी तरह से इसने फार्मूला दे दिया कि आप दिमाग ज्यादा मत लगाइए, आप सोच लीजिए कितना ही रहेगा। तो उसने कहा कि प्रत्येक कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2n²। याद रखिएगा, 2n² इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको ये भी जानकारी इसने दे दिया कि 2n² इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इस बात को और बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे देखिए, नील्स बोर ने कहा, इसको समझिए ध्यान से। नील्स बोर ने कहा कि जैसे ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन नाभिक में होता है, ये बात को हम बता दिए। बहुत अच्छी बात है, समझे कि नहीं? अब समझते चलिएगा। अब देख लीजिए, यहां से आपका सब खाली दिमागे वाला काम है, और अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको बात को समझिएगा। अब देखिए कि अब बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एक कक्षा बनी हुई है, ये बात नील्स बोर ने बताया। तो ये कक्षा हो गया। फिर उसने कहा कि ये ऐसे दूसरी कक्षा बनी हुई है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसने कहा कि ये देखिए, ये तीसरी कक्षा बनी हुई है, ये कैमी कक्षा बनी हुई है, तीसरी कक्षा है, और ये कैमी बनी हुई है, चौथी कक्षा है। समझे कि नहीं? उसने कक्षा के बारे में बताया। और बीच में क्या रहता है? नाभिक। प्रत्येक परमाणु, जितना तक परमाणु के अभी तक खोज हुआ है, तत्व की खोज हुआ है, सब की स्थिति ऐसी है। और मान के चलिए कि ये जैसे पहली कक्षा है, तो इसका पहली कक्षा के नाम उसने कहा के। उसने क्या नाम दिया? के। इसको बोला कि ये कैमी कक्षा है, पहली कक्षा है। देखिए ध्यान से, अगर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहली कक्षा है, और उसका नाम क्या रहेगा? के। उसका नाम क्या रहेगा? के। दूसरी कक्षा है ये, दूसरी कक्षा का नाम उसने कहा कि जैसे एल से रखेंगे। किसे रखेंगे? एल से। तीसरी कक्षा है इस तरह से, तो तीसरी कक्षा का नाम रहेगा एम। क्या नाम रहेगा? एम। जो चौथी कक्षा है उसका नाम रहेगा एन। जो चौथी कक्षा है उसका नाम क्या रहेगा? एन। तो उसने कहा कि चौथी कक्षा ये है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? एन। क्या नाम रख दिया? एन। समझ में आ गया बात? तो KLMN। उसने कहा कि ये कक्षा रहेगा। ये क्या रहेगा? कक्षा। अगर कहीं 1 लिखा हुआ है उसका मतलब कक्षा है पहली। जब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसका नाम हो गया दूसरी कक्षा। जब यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसका नाम हो गया तीसरी कक्षा। 4 लिखा हुआ है तो नाम हो गया चौथी कक्षा। समझ में आ गई बात? और उसको हम लोग KLMN से सूचित करेंगे। उन्होंने फारे फार इस बात को समझाया कि जैसे हमने अभी क्या कहा कि किसी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2n²। किसी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2n²। इन्होंने क्या बात बोला था? किसी कक्षा में
किसी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो किसी कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहां पर आपसे कोई पूछ दिया तो इस हिसाब से बताइए, पहली कक्षा में है ना, पहली कक्षा में तो पहली कक्षा का नाम क्या है मेरे भाई, तो पहली कक्षा का नाम है के, है ना, पहली कक्षा का नाम क्या है के। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो अब देखिए यहाँ पे, तो पहली कक्षा में तो किसी भी कक्षा में 2n², तो इसमें भी कितना रहेगा 2n²। एन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर एन जो है कक्षाओं की संख्या है। क्या है, कक्षाओं की संख्या है। आ गया समझ में अब। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं पहली कक्षा का, तो एन बराबर यहाँ पे आपको लेना होगा 1। क्या लेना होगा 1, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देख लीजिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, यानी कि जो के कक्षा है तो के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मात्र रहेंगे 2, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते हैं। समझ में आ गई बात। यानी कि पहली कक्षा में आप इस बात को दिमाग में बना लीजिए कि किसी भी कक्षा के पहली कक्षा में है ना 2 ही इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, इसको याद कर लीजिएगा। अब रह गया दूसरी कक्षा की चर्चा। तो देखिए दूसरी कक्षा में, तो दूसरी कक्षा का नाम है के एल। क्या नाम है एल। तो भैया किसी भी कक्षा में जब 2n² इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एन के जगह पर यहाँ दूसरी है तो 2 रख दीजिए, 2 गुना 2 का स्क्वायर कर दे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि दूसरी जो कक्षा बनाए हैं एल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8। अब देखिए यहाँ पे जैसे पहली कक्षा है तो इसमें मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब दूसरी कक्षा है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा नहीं रह सकते, इससे कम रह सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। अब उसी प्रकार से देख लीजिए तीसरी कक्षा में, किस कक्षा में तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा का नाम बताइए। तो तीसरी कक्षा का नाम है एम। क्या नाम है एम। तो एम में भी कितना रहेगा 2n²। कितना रहेगा 2n²। तो 2n², एन के जगह पर आपको अब कितना रखना पड़ेगा 3। तो 3 तिहाई 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 18, कम रहेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 18 से ज्यादा नहीं रह सकता। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैक्सिमम, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझे कि नहीं। कम रह सकता है 17 को रह सकता है, 16 को रह सकता है, 15 को रह सकता है, 8 को रह सकता है, 21 को भी रख सकता है। समझे कि नहीं। लेकिन 18 से ज्यादा 19 को नहीं रह सकता है। ये बात फिक्स्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इतना क्लियरिटी से बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे नील्स बोर। कौन वैज्ञानिक थे नील्स बोर। और जब रह गया बात चौथी कक्षा की, तो चौथी कक्षा में कितना, तो चौथी कक्षा का नाम है एन। तो यहाँ पे 2n² ही रहेगा, किसी भी कक्षा में 2n² रहेगा। अब आप चौथी की चर्चा कर रहे हैं तो एन के जगह पर हम 4 रख देंगे। तो चर्चों का 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है। तो ये रहेगा, समझ में आ गई बात है। तो ये आप इस बात को समझिएगा, चौथी कक्षा होगी तो 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3 इसी प्रकार से 32 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है चौथी कक्षा में। समझ में आ गई बात। तो इतना कितने बच्चों को समझ में आ गया। आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को समझ में नहीं आया। हाँ तो उठाइए हाथ। तो इसमें जो है आपका इतना इलेक्ट्रॉन रहा। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में, बाहरी माने सबसे बाहर वाला में, समझ में आ रही है बात कर रहे हैं। जैसे इसमें बाहरी कक्षा कौन हो गया, तब बाहरी कक्षा चौथी कक्षा को बाहरी कक्षा बोलेंगे। इसमें जो बनाए हैं इसकी सबसे बाहरी कक्षा क्या हो गया 4 है कि नहीं है। अगर इस कक्षा को हटा देंगे तो बाहरी कक्षा क्या हो जाएगा 3। जब तीनों को हटा देंगे तो बाहरी कक्षा क्या हो जाएगा 2। आ रहा समझ में ना। तो अब हम पूछ रहे हैं किसी भी परमाणु की हम चर्चा कर दे तो किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
बताइए, अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे 32 इलेक्ट्रॉन आप रखिएगा इसमें चौथी कक्षा में, तो एगो नियम बताया है कि 32 इलेक्ट्रॉन तभी आप इसमें रख सकते हैं चौथी कक्षा में। कब रख सकते हैं? जब पांचवी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। जब पांचवी में 8 रहेगा ना, तब इसमें चौथी में आप 32 भर सकते हैं, अदरवाइज आप 32 नहीं रख सकते हैं। आप जैसे देखिए, तीसरी कक्षा में आप 18 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? 18। 18 को कब रहेगा? 18 कब रख सकते हैं? जब चौथी कक्षा में 8 हो जाए, जब चौथी कक्षा में कितना रहे? 8, तब इसको आप 18 कर सकते हैं, अदरवाइज इसको 18 नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस बात को समझ लीजिए ध्यान से और इसको याद रखिएगा, हम इसको समझा भी देंगे। आज आपको यही पूरा चलेगा, एकदम चिंता मत कीजिए। किसी भी परमाणु की, देखिए ध्यान से, एकदम इसको याद रखिएगा, किसी भी परमाणु की, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में अधिकतम, बाहरी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ गई बात? 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा, समझ में आ गई बात? देखिए, नील्स बोर ने जितना परमाणु मॉडल दिया, बात समझिएगा, नील्स बोर ने जितना परमाणु मॉडल दिया, यह मात्र 18 तत्वों पर ही लागू हुआ। कितना तत्वों पर लागू हुआ? 18 तत्वों पर लागू हुआ। 19वां तत्व से गड़बड़ा गया इनका नियम। जैसे ही 19वां तत्व आया, जैसे पहला तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा तत्व का नाम क्या है? लिथियम। तीसरा तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हीलियम हो गया दूसरा नंबर पर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जब 18 तक जाइएगा तो नील्स बोर का ये थ्योरी बहुत अच्छे से काम करेगा। नील्स बोर ने जितना बात बताया वो बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप 19वां तत्व के बारे में पढ़िएगा तो इनका नियम क्या हो जाता है? फेल कर जाता है। इनका नियम क्या कर जाता है? फेल। समझे कि नहीं है? तो आपको आए फिर अगला वैज्ञानिक नील्स बोर के बाद हाफ बाउ, क्या नाम है उनका? हाफ बाउ, जो 9वां क्लास में नहीं पढ़ना है, जो 9वां क्लास में नहीं पढ़ना है। हब्बाउ के बारे में पढ़ना है आपको किस क्लास में? 11th क्लास में। किस क्लास में? 11। लेकिन हम आपको जानकारी इसी क्लास में दे देंगे, ठीक है ना, ताकि आप एकदम क्लियरिटी से इस बात को समझ लीजिएगा। तो यह नियम, एक बात आओ इसमें समझ लीजिएगा कि नील्स बोर के द्वारा दिया गया यह नियम, यह नियम, समझे कि नहीं? तो यह नियम परमाणु संख्या 18 तक ही, परमाणु संख्या 18 तक ही, परमाणु संख्या 18 तक ही। और 18 में क्या चीज है? तो 18 में आर्गन है। 18 में क्या है? आर्गन। तो यह नियम परमाणु संख्या 18 तक ही, यानी आर्गन तक। कहां तक? आर्गन तक ही, आर्गन तक ही क्या होता है? लागू होगा, लागू होगा। समझे कि नहीं? यह पूर्णतः तत्वों के पर लागू नहीं होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस मैटर को समझ लिए कि नहीं समझ लिए पूरा बढ़िया से? तो आगे देख लीजिए। अब सबसे पहले इस बात को समझ लीजिएगा, 18 तक हम तत्वों को ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छे से। सबसे जो पहला तत्व है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1। परमाणु संख्या कितनी है? 1। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। तो 1 परमाणु संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। समझ में आ रही है बात ना? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही प्रोटॉन की संख्या। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन है 1। तो अब ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और पहली कक्षा में देखिए ध्यान से, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2। तो इसका तो 1 ही है, तो उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चला जाएगा। कितना कक्षा में चला जाएगा? 1 कक्षा में। तो ध्यान दीजिए,
यानी कि इसकी जो कक्षाओं की संख्या होगी वह 1 होगी, और पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1। अगर आप हीलियम को ले लीजिए तो हीलियम की परमाणु संख्या है 2, यानी कि इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, और पहली कक्षा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2, यानी कि इसका पहली कक्षा में ही 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी। अब आ जाइए लिथियम पर, अब आ जाइए किस पर? लिथियम पर। ध्यान से समझते चलिएगा, लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है? 3, तो 3 है। अब तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब चलेंगे दूसरी कक्षा, यानी कि लिथियम के लिए 2 कक्षा बनेंगे। लिथियम के लिए कितना कक्षा बनेंगे? जैसे ये तो प्रोटॉन था, तो इसके लिए जो पहली कक्षा था, ये पहली कक्षा किसके लिए था? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए था, समझे कि नहीं? लेकिन जैसे ही हम लोग आ गए कहां पे? लिथियम के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन फिर इसमें चला जाएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तब हो जाएगा 2 अब 1 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो इसमें क्या कक्षा बना? दूसरी कक्षा बन गई, समझे कि नहीं? अब लिथियम के बाद कहाँ आ जाएंगे? बेरिलियम। तो बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी है? 4। बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी है? 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को सजाइए। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2, और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। समझ में आ रही बात ना? अब दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। अब चलिए ध्यान से 5वां नंबर पर देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन का होता है 5, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 3। इसके बाद बेरिलियम के बाद क्या होता है? कार्बन। कार्बन के पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, यहाँ 8 तक जाएगा ये। 7वां नंबर में आइए, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5। 8वां में चाहिए, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का 8 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, है ना। अब हम लोग ऑक्सीजन के बाद किस में आ जाएंगे? फ्लोरीन में। किस में आ जाएंगे? फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन का कितना होता है? 9। फ्लोरीन का कितना होता है? 9। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 7। 10 में आता है नियोन। 10 में, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। अब जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किस कक्षा में जाएगा? अब तीसरी कक्षा में जाएगा, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। पढ़े हैं ना? यहाँ देखिए ना, दूसरी कक्षा में कहा कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? ज्यादा 8 गो। अब इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ाएंगे तो तीसरी कक्षा में जाएगा। कहाँ जाएगा? तीसरी कक्षा में। तो ध्यान से समझते चलिए, देखिए ध्यान से। अब इसको और छोटा कर देते हैं। अच्छा, 11 नंबर में होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। 8 2 10 11 हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इसकी कक्षा क्या हो गई? बदल गई। इसकी कक्षा क्या हो गई? बदल गई, 1 बढ़ गया, यानी कि अब एम कक्षा में यहां से जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब 11 के बाद देखिए सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2। अच्छा, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? मैक्सिमम 18, है ना। तीसरी कक्षा में कितना होना चाहिए? 18। अब यहाँ पे समझिए बात के, अब यहाँ पे बात को समझिए 13 नंबर पर। अब यही से आपको सब समझ में आ जाएगा, समझे कि नहीं? कैसे नियम फेल किया और कैसे बच गया उसके बारे में समझाते हैं। अब देख लीजिए, मैग्नीशियम का हो गया 12, एल्युमिनियम का हो गया कितना? 13। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितना हो जाएगा? 3। एल्युमिनियम के बाद अगर हम लोग आते हैं तो सिलिकॉन में जाएंगे। किस में जाएंगे? सिलिकॉन में जाएंगे। तो सिलिकॉन का कितना होता है? 14। तो 2 8 4 कितना जाएगा? 2 8 4। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? 15। तो 2 8 5। उसके बाद है गंधक, है ना, जिसको सल्फर बोलते हैं, तो 2 8 6। 2 8 6। अब देखिए गंधक के बाद देख लीजिए, ध्यान समझिएगा। गंधक के बाद, है ना, 17 नंबर में क्लोरीन पढ़े होंगे, तो 2 8 7 हो गया। 2 8 7 है। और 18 में क्या है? आर्गन, तो 2 8 8। समझ में आ गई बात? 2 8 8। यहां तक किसी को दिक्कत? अब चलिए 19वां नंबर। 19वां में कौन आता है? तो 19 नंबर पर आता है आपको पोटेशियम। 19 नंबर में कौन आता है? पोटेशियम। अब 20 नंबर में क्या आता है? कैल्शियम। अब देखिए इस हिसाब से अगर चलिएगा तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 9। अब ध्यान से इस बात को बढ़िया से समझिए। तीसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18।
तीसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18। उस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो अभी तो 9 है, अभी और घुसेगा इसमें कि नहीं घुसेगा, तो घुसा दीजिए आगे। लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, यहां पे नियम क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझिए कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और यहां लिखे हुए हैं आप कितना, 9। तो नियम गलत हो गया कि सही हो गया, गलत हो गया। अब नील्स बोर के बुझाइए नहीं रहा है कि अब यहां हम 9 लिखें कि 8 लिखें। अगर यहां हम 8 लिखते तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब कैसे डिफिनेशन दे, बगल में 1 लिख दे, बगल में क्या लिख दे 1। तो ये बतिया कुछ समझाइए नहीं पा रहा है, अपने ही बोला है कि 18 गो रह सकता है तीसरी कक्षा में, एक दिन आओ कह दिया है क्या चीज की 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, समझे कि नहीं। ये अपने नियम बना करके अपने में फंस गए, अपने में क्या हो गए, फंस गए। तो ये जो कहे कि हम यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 रखेंगे और यहाँ पे 2, 8, 10 रखेंगे, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जा रहा है, गलत। ये दोनों के दोनों क्या हो जा रहा है, गलत। तो भैया ये जो गलत हो रहा है, तो इस बात को नील्स बोर नहीं समझा पाए, तभी तो आहबाऊ को आना पड़ा। समझ में आ रही बात ना। तो इसीलिए हमने पहले ही लिखा है कि इनका जो नील्स बोर का जो नियम है वो कितना तत्वों पर लागू होता है, 18 तत्वों पर लागू होता है। 19वां तत्व से अपने बनावल नियम में अपने ही फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि आगे क्या होगा। समझ में आ गई बात, आगे क्या होगा इस बात को नहीं बता पाए। तो चलिए अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से क्या समझिएगा, कुछ बातों को और गौर से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको भी डिफाइन करेंगे, है ना। इन्होंने एक बात और बताया, इन्होंने नील्स बोर ने कहा कि देखिए आप इस बात को समझ लीजिए, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात है। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये बात भी उन्होंने बताया, देखिए ध्यान से। तो इन्होंने एक चीज और खंडन किया, किसके बारे में, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और कोर इलेक्ट्रॉन के भी बारे में बताया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा कि अंतिम कक्षा में उपस्थित, फिर से समझिए, अंतिम कक्षा, तो जो अरे भाई बाहर में जो लिखा हुआ है ये सब अंकवा, तो सब अंतिम कक्षा में ना रहा है। तो अंतिम कक्षा में, है ना, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आ गई बात है। क्या इन्होंने कहा, अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में उपस्थित, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लियर हो गए। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बाहरी कक्षा में अब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता नहीं है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से मैक्सिमम नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात। तो आपसे पूछा जाएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 9 हो सकता है क्या, तब आपका दिमाग चक्रिया जाएगा कि 9 कैसे होगा, 8 ही। जब बाहरी कक्षा में नियम है कि बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पगली, बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा, और कक्षा की संख्या नियत कितनी है, 7 से ज्यादा कक्षा भी नहीं होगा, याद रखिएगा, 7 से ज्यादा कक्षा भी नहीं होगा। और उस समय नील्स बोर के समय में मात्र 4 कक्षा हुआ था। भी समझ में आ रही है ना बात। नील्स बोर के समय में कितना कक्षा हुआ था, 7 गो, और तत्व था ढेर सारा, तो भी तत्व नहीं रख पा रहे थे कि क्या करेंगे इसका हम लोग। तब इसको सुधारा है आहबाऊ प्रिंसिपल ने। आहबाऊ के सिद्धांत जब पढ़िएगा तो इसमें सुधार दिया, बताएंगे हम उसको, तुरंत बताएंगे, है ना। तो अब ध्यान समझिएगा, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन।
और देखिए कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो होगा अंतिम कक्षा से पहले वाली जितनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा सबको क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अंतिम कक्षा से पहले, अंतिम कक्षा से पहले वाली कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉन को क्या हम लोग कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आ गई बात, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहां पे समझिए, आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दे देगा, तो देखिए ध्यान से, अगर हमको यहां पे दे दिया संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे दे दीजिएगा, देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। इसका बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 2। इसका कितना होगा 1, इसका कितना होगा 2, इसका कितना 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 9, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका आगे समझ में। कोर इलेक्ट्रॉन किसी का भी, अधिसंयोजी इलेक्ट्रॉन किसी का भी निकाल लीजिएगा। अब कोर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इसके पहले कितना है, 8 को हटा दीजिए तो 8 और 2 10 को होगा कोर इलेक्ट्रॉन, समझे कि नहीं। इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10, ये सब कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ गई बात है, समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। अब यहां तक समझ लिए। अब संयोजकता के बारे में सीख लीजिए। किसके बारे में सीख लीजिए, संयोजकता के बारे में। संयोजकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैलेंसी। क्या कहते हैं, वैलेंसी, है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है संयोजकता, क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता। तो संयोजकता के बारे में आप समझ लीजिए। संयोजकता के आधार पर ही याद आप रख लीजिए कि किसी भी यौगिक का निर्माण होता है, किसी भी सूत्र का निर्माण किसके आधार पर करते हैं, संयोजकता के आधार पर। हम लोग बोलते हैं ना कि सोडियम की संयोजकता 1 है, हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, क्लोरीन के बताते हैं कि इसकी संयोजकता -1 है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, -1 या +1। इससे संयोजकता से न सिर्फ आप लोग ये बात पता लगाइएगा कि किसकी संयोजकता कितनी है, बल्कि ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा अधातु है और कौन सा उपधातु है। यह बात किससे पता चलता है, संयोजकता से। समझ में आ गई बात है। कैसे, तो इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। देखिए संयोजकता क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड क्या चीज, वैलेंसी, है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता जो है 1 एवं 4 तक होता है, 1 से लेकर के कहां तक, 4 तक, और 0 भी हो सकता है ना। 0 से लेकर के कहां तक हो सकता है, 4 तक हो सकता है, समझे कि नहीं। 0 से लेकर के कहां तक होता है, 4 से। 4 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 4 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। 4 से, जैसे इसमें आप देखें ना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, लेकिन नहीं, संयोजकता कितना रहेगा, 4। अब इस बात को समझ लीजिए। देखिए जैसे, देखिए आपको एक चीज और इसमें समझ लेते हैं, है ना। 0 से 4 तक होता है क्या चीज, संयोजकता, है कि नहीं। 0 से 4 तक संयोजकता होता है। जैसे देखिए, अगर कोई तत्व धातु है तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, अगर धातु है तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 1 2 3। अगर किसी की संयोजकता 1 है, किसी की संयोजकता 2 है और किसी की संयोजकता कितनी है, 3 है, तो वह क्या हो जाएगा, धातु। क्या हो जाएगा, धातु। समझे कि नहीं। अब देख लीजिए, अगर किसी की संयोजकता, जैसे मैंने संयोजकता नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले समझ लीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या समझ लीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, क्या हो जाएगा, धातु। और जिसकी संयोजकता 4 हो, क्या हो, 4, अधातु में आ जाएगा क्या क्या चीज, 4 5 6 7, क्या आ जाएगा, 4 5 6 7 और 8, ये आ जाएगा
वो अधातु में, किसमें आ जाएगा? अधातु में। होता क्या है कि संयोजकता क्या हो गया, समझिए ध्यान से। हमने कहा कि 4 से मैक्सिमम नहीं होगा, तो सर यहाँ 5, 6, 7, 8 भी लिख दिए। क्या लिख दिए? 5, 6, 7, 8 भी लिख दिए। तो देखिए जिसका संयोजकता अगर कहीं 5 लिखा हुआ तो 5 है नहीं, उसको हम लोग 8 में से 5 को घटा देते हैं। क्यों सर 8 में से घटाते हैं? अब ये मैक्स माने जानने का चीज है। देखिए बात समझिए ध्यान से। कोई भी धातु या कोई भी तत्व चाहता है कि हम अपना अस्थायित्व ग्रहण कर ले। हम अपना क्या ग्रहण कर ले? अस्थायित्व। जैसे मान के चलिए अस्थायित्व का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं, जैसे आप भारत के नागरिक हैं। कैसे? तो भारत की नागरिकता होने के लिए आप कम से कम भारत में एक लिमिट समय है कि जब तक आप इतना दिन तक नहीं रहिएगा तब तक आप भारत के नागरिक नहीं हो पाइएगा, है ना? और उसमें होता है कि शर्त होने के लिए क्या है, तो भैया जैसे आपको आवासीय कभी बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बोल भी नहीं करता है। अरे सीधा बैठ के बोलो ना जी, जोर से जी। आप कभी आवासीय बनाने गए हैं कि नहीं बनाने गए हैं? आवासीय बनाने के लिए क्या कहता है कि आवासीय बनाने के लिए आपका घर होना जरूरी है। आपका घर होना जरूरी है। अब कर्मचारी आपको फिक्स करता है कि यह घर कितना दिनों से है ना, कई खानदान से आप रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कल आए आवाज आवासीय खोज रहे हैं, समझे कि नहीं? तो उसके लिए है ना, जो कर्मचारी होता है वह मुखिया से, वहां के वार्ड सदस्य से, है ना, वहां के लोगों से जानकारी प्राप्त करता है कि आप जो हैं यहाँ पे कितने दिनों से, है ना, किस समुदाय से आप हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेता है। और जब जानकारी से संतुष्ट हो जाता है तब आपका वो क्या बना देता है? आवासीय। समझे कि नहीं? तो जितने भी तत्व हैं वो तत्व करते क्या है? वो तत्व अपना आवासीय बनाने के लिए, अपना अस्थायित्व बनाने के लिए चाहते हैं कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से हो जाए। या तो हमको किसी से पैंचा लेकर के करना पड़े, तो पैंचा लीजिएगा तो माइनस का चार्ज लगेगा, और या नहीं तो फालतू है, ज्यादा है, तो हम उसको त्याग देंगे। हम उसको क्या करेंगे? त्याग करके, लेकिन किसी भी कीमत पर वह 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में रखना चाहता है प्रत्येक तत्व। समझ में आ रही ना बात है? इसके लिए वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया तब उसके माथे पर आयन बना लेगा प्लस, और जब किसी से ले लिया तो वह बना लेगा माइनस। जैसे देख लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। जैसे सोडियम का कितना है परमाणु संख्या? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे टूटेगा? 2, 8, 1। टूटा कि नहीं टूटा? तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये क्या चाहेगा कि हमको हो जाए 8। हमको कितना हो जाए? 8। तो 8 करने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो 1 को हटा देगा तभी बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा, बोलता ही नहीं है, खाली मुड़ी हिलाता है। इसका था 2, 8, 1। तो इसको 8 पूरा करने के लिए या तो क्या करना पड़ेगा? या तो 1 को हटाना पड़ेगा, तो 8 हो गया। हो गया 8 है। और नहीं तो यहां किसी न किसी से 7 लेना पड़ेगा। 7 क्या करना पड़ेगा? कर्जा लेना पड़ेगा। अब आप खुद होशियार हैं और दिमाग लगाइए, 7 गो इसको मिलेगा, इस बात की गारंटी है? 7 गो मिल ही जाएगा, इस बात की गारंटी है? लेकिन इसके पास एगो है, ये हटाने की तो गारंटी है इसको। बताइए, इसको 7 गो दूसरा से लेना है, 7 गो मिले उलेगा नहीं। समझे कि नहीं? तो ये क्या करेगा? इसका सबसे आसान उपाय है कि अपना वाला एगो इलेक्ट्रॉनवा को ये हटा देगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? हटा देगा। तो हटा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन का था इसके पास ज्यादा, तो हटा दिया। तो जब हटा दिया तो अब देखिए Na के पास परमाणु संख्या 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 और 8 हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी? 2 और 8। और इसकी पहचान ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि इसने त्यागा है, इसके माथे पर एगो प्लस का चार्ज आ जाएगा।
इसके माथे पर क्या आ जाएगा, एगो प्लस का चार्ज, एगो त्याग दिया तो इसकी संयोजकता हो जाएगी +1। क्या हो जाएगी, +1। आ गया समझ में? अब ध्यान से समझिए। अब देख लीजिए क्लोरीन का कितना होता है, 17। अब देखिए क्लोरीन का कितना है, 17। क्या जरूरत है, क्या बात है, बोलिए। क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो 17 में कितना हो जाएगा, 2 8 7, 2 8 7। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 है। इसके पास कितना, 7। 2 रास्ते हैं, या तो इस 7 को हटा दे और नहीं तो एगो का जुगाड़ कर ले, एगो का जुगाड़ कर ले। 7 गो है, कोई हटाएगा जी, 7 गो कोई हटाएगा? तो इसके पास बहुत अच्छा रास्ता है कि एगो ले लेगा, किसी से पैंचा ले लेगा। तो ये क्या करेगा, एगो पैंचा ले लिया इलेक्ट्रॉन, एगो पैंचा ले लिया। तो अब क्लोरीनवा के हो गया कैगो इलेक्ट्रॉन, तो अब हो गया 2 8 8, एगो ले लिया ना, अब इलेक्ट्रॉन ले लिया ना। तो ले लिए आप एगो, तो एगो आपका कर्जा ना चढ़ गया है, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज लग जाता है। अब कैगो लिया है, एक, तो एक ही को ना माइनस दिए हैं। 2 गो लेता था 2 गो माइनस देते, 3 गो लेता था 3 गो माइनस देते। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं? सो जैसे देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन के पहले गंधक है 6 है, इसको चाहिए 8, इसको 2 गुना लेना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा 8 में से 6 गया -2, तो 8 में से घटाते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ संयोजकता निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा, संयोजकता सबका निकालिए। अब सबका संयोजकता निकाल लीजिए। देखिए संयोजकता हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, और एक चीज क्या समझ लीजिएगा, हाइड्रोजन हीलियम है ना, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो पूरा एकदम आराम से खुश रहेगा। इसको 8 गो ना चाहिए, इसको कै गो चाहिए, 2 ठो। कै गो चाहिए, 2 ठो, समाप्त हो जाएगा ये। तो संयोजकता देखिए, इसका 1 है, इसकी संयोजकता 1, इसका कितना है, 2 है तो 2। अब चलिए आगे, इसकी संयोजकता 1 है तो 1, इसका है 2 तो 2, इसका है 3 तो 3, इसका है 4 तो 4, हो गया 4। अब इसका 5 है तो 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 8 गया 0। 1 2 3 4, 3 2 1 0। आ रहा है समझ में? अब फिर 1 का 1 2 3, 4 का 4, 4 का 4, अब 5 है तो 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 8 गया 0। संयोजकता निकालने आ जाएगा? समझ में आ गई बात? तो संयोजकता किसी भी तत्व का निकाल लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि जिसकी संयोजकता 1 2 3 हो, माइनस में ना प्लस में, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो गया आपका धातु। ये क्या हो गया, धातु। समझ में आ रही है बात? ये क्या हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, यहाँ 0 तक आइए, 0 तक क्या हो गया आपका, अधातु। 4 कभी कभी उपधातु भी बन जाता है, उसको याद रखना पड़ेगा। 4 कभी कभी क्या बन जाता है, उपधातु। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे है 1 2 3, तो ये हो जाएगा धातु। यहाँ पर सिलिकॉन है ना, तो ये हो जाएगा उपधातु। ये जो बच गया इधर वाला, तो ये सब क्या हो जाएगा, अधातु। यानी कि 5 6 7 8 वाला सब क्या बन जाएगा, अधातु। ये भी अधातुए में आएगा, लेकिन कभी कभी उपधातु हो जाएगा। जैसे सिलिकॉन याद रखिएगा, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। यहाँ पे तो कार्बनो है, कार्बनो का 4 है, तो इसमें हम अधातुए ना लिखे हैं। तो 4 वाला अधातु ही होता है, कोई कोई उपधातु होता है। देखिए उपधातु लिख दिए, जो था सो लिख दिए उसके बारे में। आ गया समझ में? तो धातु की पहचान, अधातु की पहचान हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां तक समझ में कितने बच्चों को आ गया? अब देखिए 18 के बाद रास्ता भी गाड़ी रुका हुआ है। 18 के बाद गाड़ी क्या है, रुका हुआ है। तो आए ऑफ बाउ का नियम आया। अब वैज्ञानिक कौन आ गए, ऑफ बाउ। क्या, कौन वैज्ञानिक आ गए, ऑफ बाउ, ऑफ बाउ नियम। अब ये आ गए ऑफ बाउ। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना बात? उन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले हम लोग कक्षा को हम उप कक्षा में बांट देंगे। कक्षा को किसमें बांटेंगे, पहले उप कक्षा में। खाली कक्षा से काम चलने वाला
नहीं है, समझे कि नहीं? जैसे उप कक्षा के मतलब क्या होगा, जैसे बहुत ज्यादा अगर बच्चा हो जाए, एक क्लास में नहीं अट रहा है तो उसका सेक्शन बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं? ए बी सी, जैसे 9वां का ए बी सी डी सेक्शन होता है कि नहीं होता है? सेक्शन क्यों बनाना पड़ा? सेक्शन जब बच्चों की संख्या ज्यादा थी तो सेक्शन बना दिए। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को, कक्षा तो बन गया ठीक है, पहली कक्षा में 2, इनकी बात को हम गलती नहीं ठहरा रहे हैं, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन उनको भी रखने के लिए हम उप कक्षा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उप कक्षा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बना दिया? उप कक्षा, और 4 तरह के उप कक्षा बनाया। कितना तरह के? 4 तरह के, जिसका नाम रखा इन्होंने एस पी डी एफ। समझे कि नहीं? 4 गो उप कक्षा बनाया, समझे कि नहीं? 4 उप कक्षा में बताया कि इसका नाम क्या रहेगा? एस पी डी एफ। जैसे कक्षा के नाम क्या रखा गया था? के एल एम एन, लेकिन इन्होंने क्या कहा? एस पी डी एफ। उप कक्षा ही कक्षा रहेगा, एकरे में ही सब रहेगा, समझे कि नहीं? हाँ, यही सब रहेगा। अब कहा इन्होंने कि एस उप कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। पी उप कक्षा में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। और डी उप कक्षा में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एफ में कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो गया? एफ में कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर हो गया ना? अब जिसे देखिए, अब हम बता रहे हैं, अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि जैसे मान के चलिए कि पहली कक्षा का नाम क्या है मेरे भाई? तो पहली कक्षा का नाम है के। पहली कक्षा का नाम क्या है? के। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने रह सकते हैं? 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2। तो पहली कक्षा में रह सकते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन एस में भी हो सकता है। किसमें हो सकता है? एस में भी। तो चलिए, पहली कक्षा में एक उप कक्षा भी रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा? एस, क्योंकि के में भी 2 और एस में भी 2। तो पहली कक्षा में एक उप कक्षा रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा? एस। क्लियर हो रहा है तो बोलिएगा। अब उसी प्रकार से दूसरी कक्षा को उठाया। दूसरी कक्षा का नाम क्या है भैया? एल। क्या नाम है? एल। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अब पी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तब बोला कि इसमें 2 गो उप कक्षा होगा, एस भी होगा, पी भी होगा, तब ना 2 और 6 कितना हो गया? 8। तो एल कक्षा में कितना उप कक्षा होगा? 2, एस और पी। यानी कि पहली कक्षा में के में एगो आपका रहेगा एस, और दूसरी में 2 गो रहेगा एस और पी। अब रह गया तीसरी की बात। अब किसकी बात रह गया? तीसरी कक्षा के। तीसरी कक्षा का नाम क्या है? एम। अब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18। 18 जोड़िए कहां से होगा? तो 10, 6, 16, 2, 18, यानी कि तीनों आ जाएगा, एस पी डी, ये तीनों रहेगा। 3